इसका प्रिंसिपल है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वैसे इसमें एक्सीलरेट नहीं होगा, केवल पॉजिटिव चार्ज ही एक्सीलरेट होगा। तो साइक्लोट्रॉन में प्रिंसिपल जो होगा पीछे हमने डिस्कस किया था वही है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा हो तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। नहीं, पीछे बताया था ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा हो तो उसका जो पाथ है वो कैसा होगा? सर्कुलर। उस सर्कुलर पाथ में हमने रेडियस डिटरमिन किया। अलग अलग पार्टिकल ले सकते हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ये सब लाइट पार्टिकल्स हैं। ये इनमें चार्ज भी होता है और चार्ज के साथ साथ इसमें मास है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है तो जो पाथ होगा वो हमेशा सर्कुलर हो जाता है। पिछले साल आपने पढ़ा होगा, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी। तो ये पीछे हमने डिस्कस किया था, उसका रेडियस निकाला, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला। अब उसी के बेसिस पर एक प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन। एक ऑपरेटर उसी प्रिंसिपल पर डिजाइन किया गया जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। इट कैन एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज to gain sufficient kinetic energy. To gain sufficient kinetic energy. अब उसमें देखिए कौन कौन सा पार्ट है साइक्लोट्रॉन में। मेजर 3 पार्ट्स हैं। मेजर पार्ट 3 कौन कौन से हैं? एक होता है पहले तो ऑक्सीलेटर, उसमें एक एसी ऑक्सीलेटर होता है, अल्टरनेटिंग ऑक्सीलेटर, जो एक डिफरेंट टाइम पीरियड में जिसकी पोलरिटी बदलती है। तो अल्टरनेटिंग ऑक्सीलेटर एक होगा और उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी किस चार्ज पार्टिकल को डिटरमिन करना है, किस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, उसके कैलकुलेशन से हम निकाल लेते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस के कंडीशन में ही वो बार बार एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर रेजोनेंस कंडीशन नहीं है तो एक्सेलरेट नहीं हो सकता। तो उसका एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा और वो फ्रीक्वेंसी हम चार्ज पार्टिकल जिसको एक्सेलरेट करना है उसी से डिटरमिन कर सकते हैं। पीछे जो फ्रीक्वेंसी निकाला था वही है 1/टाइम पीरियड, है ना। तो QV/2πm उसमें चार्ज है, मास है, तो कौन सा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना है, उसका कितना मास है, उससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। उतने ही फ्रीक्वेंसी का ऑक्सीलेटर उस पर अप्लाई किया जाए। तो फर्स्ट पार्ट है कि एक्सेलरेटर क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कैसे डिसाइड करें। दूसरा, उसमें 2 सेमी सर्कुलर डिस्क होते हैं, हालो सेमी सर्कुलर डिस्क होंगे, हालो सेमी सर्कुलर डिस्क। वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के होंगे और 2 डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क के बीच में स्मॉल गैप होता है। दोनों डिस्क को उस ऑक्सीलेटर से कनेक्ट कर देंगे तो ऑक्सीलेटर की पोलरिटी एक डिफिनिट इंटरवल के बाद चेंज हो जाएगी। एक सेमी सर्कुलर डिस्क पहले प्लस चार्ज पर होगा, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, फिर दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, फिर उसकी पोलरिटी उसके जो ऑक्सीलेटर का टाइम पीरियड है उसके हाफ टाइम में चेंज हो जाएगी। जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर था वो नेगेटिव पर हो जाएगा, जो नेगेटिव पर है वो पॉजिटिव पर हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों डिस्क के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ रहता है। तो मेन पार्ट में ऑक्सीलेटर डिस्क और
फिर मैग्नेटिक फील्ड, एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्क के प्लेन के नॉर्मल हो, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल होगा उसी डिस्क में मोशन कराएंगे, तो जब डिस्क में वो मोशन करेगा तो डिस्क के परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी उसका पाथ सर्कुलर होगा। तो इसलिए एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई किया जाता है। तो एक स्ट्रांग पोल्स होते हैं मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ साउथ, और उसको इस तरह लगाया गया होता है कि जितने रीजन में डिस्क है उतने रीजन में ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड हो, जिसकी वजह से मोशन ऑफ द पार्टिकल कैसा हो जाए, सर्कुलर। तो दीज आर 3 मेजर पार्ट इन द साइक्लोट्रॉन। कौन कौन से मेजर पार्ट बताया हमने? नंबर 1 ऑक्सीलेटर, नंबर 2 डीज, उसको डीज बोलते हैं, जो सेमी सर्कुलर डिस्क होते हैं उसका नाम है डीज। तीसरा है मैग्नेटिक पोल्स विच क्रिएट ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इन विच डीज आर प्लेस्ड। अब देख लीजिए उसका फिगर कैसे होगा। फिगर के लिए चलिए ये हम एक ऐसे ही एक रीजन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये सर्किल के फॉर्म में है। एक सेमी सर्किल यह है, दूसरा सेमी सर्किल है। इसको आप D1 कह दें तो ये हो जाएगा D2, D1 एंड D2। ये 2 सेमी सर्कुलर डिस्क हैं और इनका कुछ थिकनेस होगा, ये हालो होते हैं तो इनका कुछ थिकनेस भी होगा, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये रीजन पे दिखाई देगा कि हाँ ये कितना थिक है। तो ये 2 डिस्क हैं। अब इनको ऑक्सीलेटर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक एसी ऑक्सीलेटर है, एसी ऑक्सीलेटर होगा। इसका एक टर्मिनल एक डिस्क से और दूसरा टर्मिनल दूसरे डिस्क से कनेक्ट करते हैं। तो इसका काम क्या है, इसकी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, पहले से उसको डिटरमिन कर लिया जाएगा, उतना यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आप टाइम में अगर ये प्लस है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो ये निगेटिव पर होगा। हाफ टाइम के बाद ये यहाँ माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि एसी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे। कैसा करेंगे? एसी, यानी अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट का मतलब होता है जो एक डिफरेंट टाइम पीरियड में बदल जाए। तो उसकी पोलैरिटी एक समय प्लस होगी एक डिस्क की और दूसरे डिस्क की माइनस होगी। हाफ टाइम के बाद वो बदल जाएगा अपने आप, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसके सेंटर में एक सोर्स होता है जो पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और वो सेंटर में उसको प्रोजेक्ट कर देगा। तो जैसे ही सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इधर प्लस आए तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया और उनके बीच में कुछ गैप है। तो हमारे पास एक रिलेशन था E - dV/dr, ये था ना, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं V/d। D क्या है? इनके बीच में जो गैप है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस? इन दोनों डीज के। माइनस साइन तो केवल ये बताएगा कि एक टर्म बढ़ेगा तो दूसरा टर्म घटेगा। तो हमें अभी माइनस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो इनके बीच में कितना कम गैप है उतना ही स्ट्रांग होगा। डी की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, लार्ज होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया गया है ऑक्सीलेटर में, और किस फ्रीक्वेंसी का अप्लाई किया गया है। फ्रीक्वेंसी तो चार्ज पार्टिकल से डिटरमिन कर लेंगे कि कितना चाहिए, उतना ही फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल सेंटर में इंटर होगा उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और Fe इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये होता है Q इंटू टी। टी की वैल्यू ये है V/d, और Q क्या है, चार्ज पार्टिकल का कितना चार्ज है, तो इतना उस पर फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। क्लियर है ना, पीछे बताया गया ये सब। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो चार्ज इधर मोशन स्टार्ट करेगा। तो अब चार्ज पार्टिकल एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक इस गैप में एक्सीलरेट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल इसी गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब एक स्मॉल रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, बाकी जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इस पर दो मैग्नेटिक पोल्स ऐसे अप्लाई किए गए कि इस पर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इसको कहा गया। जिसके परपेंडिकुलर, तो अगर यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल है। अगर ये सर्कुलर रीजन है तो सर्कुलर ले सकते हैं, या किसी और शेप में है तो और शेप भी लिया जा सकता है। एक डिफिनिट रीजन में हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें डिस्क ऐसे होंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है तो डिस्क ऐसे रखेंगे जिससे चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल होगा किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो जैसे ही वो मोशन करना स्टार्ट करेगा कैसे वो सर्किल एक्वायर करेगा, पीछे डिस्कस किया है, उस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो ये हमेशा एक सर्कुलर पार्ट में मोशन करेगा। अगर वेलोसिटी कम है, इसमें होता है सर्किल का रेडियस, तो m इंटू वी अपॉन क्यू बी। अब मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वो फिक्स हो गया। कौन सा चार्ज एक्सीलरेट कर रहे हैं वो यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, मास चार्ज का होगा और उसकी वेलोसिटी है। तो स्टार्टिंग में जब वो सेंटर में इंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम रहेगी या जीरो वेलोसिटी रहेगी। एज चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क या सेंटर ऑफ द गैप ऑफ द डिस्क, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर हुआ कैसे फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट किया जाता है तो निगेटिव की हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। कभी कभी आपके नीट में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन कौन से पार्टिकल को एक्सीलरेट कर सकता है, तो इट कैन एक्सीलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज। कैसे पार्टिकल होने चाहिए, लाइट पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, केवल इन्हीं पार्टिकल को हम एक्सीलरेट करते हैं। पर्पज क्या होता है, एक्सीलरेशन का पर्पज, और इधर कर लीजिए कुछ नहीं, आप अपना इधर करिए, हाँ, और इधर कर लीजिए, एक्सीलरेशन उसमें जब वो बार बार एक्सीलरेट होगा, बार बार क्यों होगा, जैसे ही वो मोशन स्टार्ट करेगा एक स्मॉल सर्किल कंप्लीट करेगा, हाफ सर्किल, तो ऐसे ही पोलरिटी बदलेगी। मान लो ये पार्टिकल यहाँ से इंटर किया सेंटर में और वो इस डिस्क से इस डिस्क की तरफ एक्सीलरेट हुआ, तो इतने डिस्टेंस पर एक्सीलरेशन हुआ तो स्मॉल वेलोसिटी गेन कर लिया। तो जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है तो एक छोटा सर्किल ऐसे बन जाएगा। जैसे ही ये हाफ सर्किल सेमी सर्किल को कंप्लीट करेगा एक डिस्क में, ऐसे ही इसकी पोलरिटी यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगी। अब इसके बीच में फिर से वो एक्सीलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ा सा राइज कर जाएगी
और जैसे ही वेलोसिटी राइज किया, रेडियस भी राइज कर जाएगा। यहाँ देखिए ना, mv/qb पहले मिनिमम वेलोसिटी था, जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ, एक बार एक्सीलरेट हुआ, कुछ वेलोसिटी गेन किया, कैसे वो सेमी सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा। और जैसे ही वो एक डिस्क में सेमी सर्कुलर पाथ मोशन किया, यहाँ से यहाँ तक आया, कैसे ही इसकी पोलरिटी अपने आप रेजोनेंस की कंडीशन रहेगी, यानी जितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उतना ही फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो ये चेंज होगा। और इसके बीच में जैसे ही एक्सीलरेट हुआ, फिर वो वेलोसिटी बढ़ा देगा, तो जैसे वेलोसिटी बढ़ा, सर्किल का रेडियस भी बढ़ जाएगा। फिर जैसे यहाँ पहुँचा, तैसे इसकी पोलरिटी फिर चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, मास पर केवल डिपेंड कर रहा है, और मास कांस्टेंट है। वेलोसिटी के बदलने से टाइम पीरियड नहीं बदलता, केवल रेडियस बदलेगा। टाइम पीरियड जो इसका होता है पूरे सर्किल के लिए, वो हमने निकाला था 2πm/qb। इसमें वेलोसिटी है ही नहीं है, मास है, चार्ज है, तो ना तो मास बदल रहा है ना तो चार्ज बदल रहा है, केवल वेलोसिटी बदल रही है। तो टाइम पीरियड एक डिस्क में इसका आधा हो जाएगा, T/2, ये हो जाएगा πm/qb। इतने टाइम के बाद पोलरिटी चेंज होती है, और उस सर्किल का स्पीड, उस पार्टिकल की स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगी, तो रेडियस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पहुंचा, फिर एक्सीलरेट हुआ, तो फिर एक बड़ा सर्किल, और ये प्रोसेस फिर बार बार होगी, ये ऐसे चलेगा, ऐसे मोशन करता जाएगा, स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी सर्कुलर पार्ट का बढ़ता जाएगा। एट लास्ट जब इसका रेडियस डिस्क के रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर उसका जो वॉल है उसमें एक नैरो होल होता है, उस होल से चार्ज पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर है। वो एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है, और इतना सफिशिएंट एनर्जी वो गेन कर लेगा कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से जब वो कोलाइड करे तो उसका क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। ये कहाँ फिर यूटिलाइज किया जाता है, जहाँ पर रिएक्टर्स होते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स होते हैं ना, जिसमें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया हमको शुरू कराना होता है। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए एनर्जेटिक पार्टिकल चाहिए, जो उसमें न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए जो सबसे सुटेबल पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, उसको हम इसमें एक्सेलरेट नहीं कर सकते। अब अगर न्यूट्रॉन को हमें हाई काइनेटिक एनर्जी का न्यूट्रॉन अगर चाहिए, तो उसके लिए भी एटॉमिक एक्सप्लोजन करना पड़ेगा, क्योंकि और किसी तरह से हम उसको एक्सेलरेट नहीं करा पाएंगे, उसको एनर्जी गेन नहीं करा पाएंगे। लेकिन चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करा सकते हैं। उसके लिए दो डिवाइस आपके पास है, एक है वैन डी ग्राफ जनरेटर, है ना, पहले होता था ये, अब इस समय सिलेबस में हटाया गया है। दूसरा है साइक्लोट्रॉन। वैन डी ग्राफ जनरेटर आपके जो कैपेसिटर वाला टॉपिक था उसमें था, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। लेकिन साइक्लोट्रॉन में केवल हम पॉजिटिव चार्ज को ही एक्सेलरेट कर पाते हैं। इसका लिमिटेशन है। नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं? नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, और जब ये बार बार मोशन करेगा तो इसका रेडियस बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी तो उसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो चेंज हो जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर मास चेंज हो गया तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो जो उसका रेजोनेंस का कंडीशन है वो एक्वायर नहीं हो पाएगा, ये मेन रीजन। दूसरा, इस वाले ऑपरेटर से
हम न्यूट्रल पार्टिकल को कभी एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसको एक्सेलरेट करने का कोई प्रोसेस नहीं है। तो दोनों नहीं कर सकते इसमें, ना तो हम न्यूट्रल पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट कर पाएंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन या किसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल। निगेटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन ही होता है बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन को इसमें एक्सेलरेट नहीं कर सकते ड्यू टू द चेंज ऑफ रिलेटिविस्टिक मास। नहीं तो रेजोनेंस की कंडीशन एक्वायर नहीं होगी, जिसकी वजह से वो फिर एक्सेलरेट नहीं होगा। 2-3 सर्किल ही रिवॉल्व करेगा, तैसे ही उसका रेडियस इसके इक्वल हो जाएगा। और वो नहीं भी इक्वल होगा तो जब उसका टाइम पीरियड ही बदल गया तो वो रेजोनेंस की कंडीशन नहीं आएगी, तो वो वहाँ पर पहुँचने के पहले ही पोलरिटी उसकी चेंज हो जाएगी, तो फिर वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। तो ये किस पर्पज से फिर यूटिलाइज किया गया? न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस, न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस कहाँ लगता है ये, कहाँ यूटिलाइज होता है ये? जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए होते हैं। आप जानते हो एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर में एक ही फिनोमेना होता है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, कि नहीं? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, इन सब का नाभिकीय विखंडन करके एनर्जी क्रिएट की जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और वो न्यूक्लियर एनर्जी का 2 तरह से यूटिलाइजेशन है। एक तो जो अनकंट्रोल्ड होता है, जिसको हम एटम बम कहते हैं, और दूसरा हम उसको कंट्रोल कर लें अगर चेन रिएक्शन को, तो हम उसको पीसफुल वर्क में यूटिलाइज कर सकते हैं उस एनर्जी को। उस पर बेस्ड ऑपरेटर्स बनाया गया जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। और उस न्यूक्लियर एनर्जी से जो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रिएट होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में यूज किया गया। और स्मॉल एक्सपेंस में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर लेते हैं, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज किया गया इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्हीं रिएक्टर्स में इसका यूटिलाइजेशन है, इस ऑपरेटर्स का। तो मेन पर्पज वही है। अब 2 चीज़ें हमने डिस्कस किया पहले कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसके ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है तो पाथ उसका सर्कुलर हो जाएगा, पहला तो ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो टोटल तो लॉरेंट फोर्स लगेगा उस पर, इन स्मॉल रीजन। बाद में तो केवल मैग्नेटिक लगता है सर्कुलर पार्ट में, लेकिन जिस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है वहाँ पर तो लॉरेंट फोर्स लगेगा। अब चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बार बार एक्सीलरेट होता है और तब वो सर्कुलर पार्ट में मोशन करेगा और उस सर्किल का रेडियस इंक्रीज करेगा कंटिन्यूसली, जिससे उसकी स्पीड और एनर्जी दोनों इंक्रीज करेगी और कुछ ही समय में वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेगा और इतना सफिशिएंट एनर्जी होगा वो कि वो किसी नाभिकीय विखंडन क्रिया को, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। क्लियर है? तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन। अब उसमें पार्ट कौन कौन से थे हमने बताया था। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट, 3 बड़े इसमें भाग हैं। एक भाग में देख लीजिए, हमने बताया था एक्सीलरेटर। तो इसमें एसी एक्सीलरेटर लगाया जाता है, अल्टरनेटिंग एक्सीलरेटर लगाया जाएगा, जिसकी पोलरिटी एक डिफिनिट इंटरवल के बाद बदल जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये एक्सीलरेटर कहाँ लगाएंगे? 2 सेमी सर्कुलर हॉलो डिस्क मेड बाई few non-magnetic materials or one non-magnetic material, या तो ये एलॉय कोई होगा या कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। तो उस हॉलो सेमी सर्कुलर डिस्क के बीच स्मॉल गैप रखा जाता है और उसको किससे जोड़ देंगे? ऑक्सीलेटर। जैसे ही ऑक्सीलेटर को ऑन करेंगे
एक डिस्क पर पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरे डिस्क पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाए, जिससे इस गैप में प्लस और माइनस वोल्टेज के गैप में एक डिफिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन डेवलप हो जाता है। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को, इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है, इसके सेंटर में, गैप के सेंटर में जैसे इंट्रोड्यूस होगा, कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स की वजह से मोशन करना है। और जैसे ही वो मोशन स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है वेलोसिटी, तैसे ही वो सर्किल के पार्ट को एक्वायर कर लेता है और वो इस डिस्क में सेमी सर्किल के फॉर्म में इसके एंड तक पहुंचेगा। जैसे ही इसके एंड में पहुंचा, इसकी पोलरिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। वो रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि जितना इसका फ्रीक्वेंसी है पार्टिकल का, उतना ही फ्रीक्वेंसी का यहाँ हमने ऑक्सीलेटर लगा है। तो जैसे ही ये सेमी सर्किल को क्रॉस करेगा, वैसे ही इसकी पोलरिटी चेंज होगी और इसके बीच में वो एक्सीलरेट हो जाएगा। तो कुछ स्पीड बढ़ी तो तुरंत सेमी सर्किल का रेडियस बढ़ जाएगा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलने लगेगा जब तक कि चार्ज पार्टिकल का रेडियस डिस्क के रेडियस के इक्वल ना हो। तो जब उसका रेडियस इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ एक नैरो होल होगा, उससे ये हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा और जिस टारगेट को हिट करना होगा उस टारगेट को हिट करेगा। तो अब इसमें रेडियस यही रहेगा, है ना, मैक्सिमम रेडियस आर की वैल्यू इस डिस्क के रेडियस के इक्वल हो जाएगी। टाइम पीरियड इसका क्या रहेगा ऑसिलेटर का, 2πm/qb। ये पूरे सर्किल के लिए है। हाफ सर्किल में क्या होगा, इसका आधा टाइम, हाफ सर्किल में तो इसका आधा टाइम T/2, वो 2 कट जाएगा, πm/qb। और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड है, तो न्यू इक्वल टू कितना होगा, qb/2πm। ये है फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस के कंडीशन में ये फ्रीक्वेंसी आप पार्टिकल है, यही इसका ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तब वो रेजोनेंस की कंडीशन बनेगी। ठीक, और उस केस में ये मोशन करता हुआ मैक्सिमम रेडियस जितना उसका रेडियस है उसको गेन कर लेगा, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, ई के मैक्स, ये होता हाफ mv²। अब v मैक्स हो जाए, जब मैक्सिमम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी कि नहीं। पहले तो स्मॉल वेलोसिटी चला, छोटा सर्किल, फिर उससे और वेलोसिटी बढ़ी और बड़ा सर्किल, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है। तो जब रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब v मैक्स कितना होगा, v यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए v इक्वल टू है R/qb/m, ये होगा। तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ m और ये R/qb/m का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा हाफ m r²q²v²/m²। एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ई के मैक्स कितना होगा, पहले तो ई के निकालें। तो ये हो गया q²v²r²/2m, ये रहेगा। अब मैक्सिमम एनर्जी के लिए ये मैक्सिमम हो जाएगा, अभी तो यहाँ इसका रेडियस इससे इक्वल हो जाएगा। ये जो डिस्क का रेडियस है, मान लीजिए डिस्क का रेडियस है कैपिटल R, तो फॉर मैक्सिमम एनर्जी ये E के मैक्स लिखेंगे। तो ये कब होगा, जब R इक्वल टू कैपिटल R हो जाए, क्योंकि इसमें और कोई वेरिएबल है नहीं, Q फिक्स है, V फिक्स है, मास फिक्स है। तो ये हो जाएगा q²v²। अब यहाँ कैपिटल R स्क्वायर, R इसका रेडियस ऑफ द डिस्क अपॉन 2m। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और यही वो एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियर
फिजन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट होगा, और ये इसी पर्पज के लिए बनाया भी गया। आया क्लियर समझ में? तो इसमें कोई टॉपिक नया नहीं है, ये पहले से हम निकाल चुके हैं कि उसका रेडियस क्या होता है, पाथ कैसा होता है, ये पिछले दिन डिस्कस कर लिया था। अब हम इसका वो जो जनरल फार्मूला है कि किस पर्पज से यूज किया गया, इसका प्रिंसिपल क्या है, और इसमें कितनी एनर्जी गेन होगी, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, ये सब इसमें डिटरमिन करेंगे। क्लियर है सबको कि नहीं? स्थिर रहता है, नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त को चलने में कितना समय लगेगा, अर्धवृत्त को चलने में या अर्धवृत्त पथ पूरा करने में समय कितना रहता है, t = t/2। तो ये कितना है, इसका आधा Im/qb ये रहेगा। ठीक, जब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r R, ये डिस्क की त्रिज्या है, डिस्क की त्रिज्या के बराबर हो जाता है तो अधिकतम कण अधिकतम गतिज ऊर्जा ग्रहण करने का। क्लियर है? अब अधिकतम जो ऊर्जा वो ग्रहण करेगा उसको अभी लिखा था हमने पीछे, फिर से एक बार लिख देगा। E के होता है ½mv²। तो ये है ½ m, और v की वैल्यू यहीं से आएगा, v = qvr/m, qvr/m इसी का स्क्वायर। तो ये ½ m और q² v²r²/m², एक m कैंसिल हुआ, या गया q² v²r²/2m। अधिकतम ऊर्जा के लिए क्या होगा, अधिकतम ऊर्जा के लिए मैक्सिमम एनर्जी स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होना चाहिए। स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो E के मैक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q² v², अब यहाँ कैपिटल R² होगा, स्मॉल r = कैपिटल R होगा /2m। तो ये इतना पार्ट है, यही आपको लिखना है। क्लियर है? हाँ है, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। चलिए ठीक, अब ये पूरा लिख लीजिए। नहीं ठीक है, वो इतना आ गया ना पूरा, नहीं इसको नोट कर लीजिए जल्दी। मत कर लीजिए, उतना ज़्यादा लोड भी नहीं होगा। -4k में वेलोसिटी v = 3I + 2j + 4k में प्रवेश किया। अब कितना फोर्स लगेगा देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो Fm = qv/v, ये बताया हो, ये बताया था ना। तो अब Q क्या है, Q तो यहाँ पर है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए I J K, और फिर इनका V पहले है, यहाँ V पहले है, तो 3 2 4 पहले ये लिखेंगे 3 2 4, और बाद में भी है तो 2 3 -4।
2 3 -4 ऐसे लिख दिया जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आई, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दिया जाता है, इसको ऐसे फिर माइनस ऐसे, देखिए जैसे जहाँ आई दिया तो ये और ये छोड़ देंगे, ये 4 बचे, इसको यहाँ फिर माइनस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 टू जा -8, फिर माइनस, ये अपने आप यहाँ बीच में माइनस साइन लगाएंगे 12, फिर ये -3, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो और ये कॉलम, तो 3 इंटू 4 -12 और फिर माइनस 2 इंटू 4 8 और फिर प्लस के वाला है तो ये छोड़ देंगे, इसमें के है तो 3 इंटू 3 9 -4 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही फोर्स हो जाएगा और फिर से वेक्टर है तो ये वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, लग जाएगा ना। तो ये हो गया 1.6 10⁻⁹। अब यहाँ देखिए -20j -20j और प्लस यहाँ पर 5k, इतना रिजल्ट आ गया, यही आपका है 5। आप इसमें चाहे कॉमन भी ले सकते, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट हमने वेक्टर का बताया, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही निकालेंगे है ना। अगर नहीं आएगा तो और हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इसका प्रोसेस समझना रहेगा कि पहले कौन है कौन बाद में। अगर कोई कंपोनेंट नहीं उसको 0 लिख लेंगे, मान लो आई और के रहता, जे को 0 लिख लेंगे, जे का कंपोनेंट क्या लिख लेंगे 0 और उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बताया। इसको कहते हैं डिटरमिनेंट, तो पहले आई के लिखते हैं, पहला जो वेक्टर होगा वो उसके कंपोनेंट, फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट, आई पहले लिया जाएगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, देखिए यहाँ प्लस यहाँ फिर माइनस फिर यहाँ प्लस, और आई जिसमें रहेगा उसको छोड़ करके ऐसे और माइनस ये, फिर जे छोड़ करके ऐसे -a, के तो ये छोड़ करके दिस इंटू दिस माइनस दिस, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तुरंत रिजल्ट। और ये सब आपको देखना रहेगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं, इसमें समय लगेगा लगाने में, कम से कम 2 मिनट लग जाएगा और हो सकता है कोई थ्री का पार्ट आए तो तुरंत आप लगा लो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आगे डिस्कस